अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि आरिक बुका ने अर्तुल साहब के लिए जाल बिछाया था, जिसके बाद बरके खान का गद्दार आदमी क्यात बेनकाब हो गया था। आरिक बुका दोबारा भाग गया था। दूसरी जानब उमर कबीले में तुरगत ने आरिक बुका के आदमी तैमोगे और उमर कबीले के गद्दार आदमियों को मार दिया था। इस केस के आगाज़ में बरके खान के खेमे का मंजर सामने आता है। गद्दार क्यात घोड़े पर वापस पहुँच जाता है। घोड़े से उतरकर वो मुआवज़ों को कहता है, मैंने खेमे से कुछ अहम कागजात उठाने हैं। मुआफ़िज़ कहता है, बरके खान की गैर मौजूदगी में खेमे के अंदर जाना मना है। क्यात कहता है, बरके खान ने खुद मुझे हुक्म दिया है ये कागजात लाने के लिए, उनकी इजाज़त के बगैर मैं यहाँ ना आता, पीछे हट जाओ। यह सुनकर मुहाफिज पीछे हट जाता है और क्यात अंदर की तरफ चल पड़ता है। अंदर जाकर वो अहम कागजात ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कागजात मिल जाते हैं। फिर वो आहिस्ता से कहता है, एक दफ़ा ये कागजात उलागू खान तक पहुँच जाएँ, फिर बरके खान, अर्तुल और पूरे आलम इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद वो कागजात उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके साथी आरिक बुका की तलाश में थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। फिर बामसी कहता है, मेरे सरदार, हम निशानों के पीछे यहाँ आए हैं, लेकिन ये अचानक गायब हो गए हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, वो निशान छुपाने में माहिर है। इतने में बरके खान का आदमी कहता है, हम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अर्तुल साहब, दोबारा निशान ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता है। यह सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं, तो आप लोग तलाश जारी रखें, मैं और मेरे सिपाही वापस बरके खान की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमें कुछ अहम कागजात देंगे। यह कहकर अर्तुल साहब और उनके सिपाही रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा मुंह लटकाए अपने खेमे में बैठी थी। इतने में अलबिलगी अंदर दाखिल होती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर मुझे शर्म आ रही है और तुम भी शर्म की वजह से अपनी आंखें नहीं उठा पा रही। अब हिसाब का वक्त आ गया है, बताओ मुझे तुमने ये सब क्यों किया। सिरमा आगे आकर कहती है, मैंने हर चीज़ अपने कबीले और अपने ख़ानदान के लिए की है बाजी। थप्पड़ मारकर अलबिलगी कहती है, देखो तुम कितनी गिर गई हो। बहन के तौर पर हमेशा मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला। सिरमा कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी बाजी, मैं अपने आप को बहुत तेज़ समझती थी, लेकिन मैं गाफिल थी। मेरी कम अकली और भोलेपन की वजह से मैं उनके खेलों को ना देख सकी बाजी। मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे सजाए मौत का खौफ नहीं है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि आप दोबारा कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगी। जब छोटे गलतियाँ करते हैं तो बड़े उनको माफ़ कर देते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि अगर एक और दफ़ा आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं दोबारा कभी आपको शर्मसार नहीं करूँगी। मुझे अपना हाथ चूमने दें। अलबिलगी अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर सिरमा कहती है, अपनी जाहिल बहन को माफ़ कर दो बाजी। अलबिलगी कहती है, मेरी सज़ा से पहले तुम खुद को सज़ा दोगी, तुम अपनी लालच के मर्ज़ में जलती रहो। यह कहकर अलबिलगी बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में आयमा खातून कह रही थी, बताओ तुरगत क्या हुआ है। तुरगत कहता है, बेबौलत के बाद उसकी बहन सिरमा भी गद्दार निकली। उसने मंगोलों से सोना लेकर उमर कबीले का नया सरदार मुंतखब करवाया था। अल्लाह की मदद से हमने उस मंगोल को मार दिया है जो उनसे मिला हुआ था, और तास्कुन बे को भी अंजाम तक पहुँचा दिया है। आयमा खातून पूछती हैं, और सिरमा। तुरगत कहता है, अलबिलगी खातून ने उसे खेमे में बंद कर दिया है, उसका फैसला वो बाद में करेंगी। दूसरी तरफ सिरमा अपने आंसू साफ करके मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो अलबिलगी के साथ ड्रामा कर रही थी। फिर वो आहिस्ता से कहती है, एक मीठी जुबान सांप को उसकी खो से बाहर ले आती है। मेरी रहम की अपील के बाद तुम मुझे माफ़ करना चाहती थी अलबिलगी खातून, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, तुमने मेरे बाबा के कातलों के साथ इत्तेहाद किया। इसके बाद सिरमा उठकर अपने संदूक से जहर की एक शीशी निकाल लेती है और कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी में जहर भर दिया और अब मैं जहर से तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगी, तुम मारी जाओगी। यह कहकर वो खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ मैंगो कह रही थी, सिरमा खातून ने शर्मिंदा होकर आपसे माफ़ी मांगी है, आपको उसे माफ़ करके बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। अलबिलगी कहती है, तुम सही कह रही हो मैंगो, माफ़ करना भी एक फजीलत है। वो शर्मिंदा है और उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैं उसे माफ़ कर सकती थी, लेकिन पहले मैं जिरगे के आदमियों से मशवरा करना चाहती हूँ। इतने में सिपाही अंदर आकर कहता है, सिरमा खातून आपसे मिलना चाहती हैं, वो आपसे कोई अहम बात करना चाहती हैं। अलबिलगी कहती है, उसे अंदर आने दो। इसके बाद सिरमा और दो मुहाफिज अंदर आ जाते हैं। सिरमा कहती है, बाजी मैं आपको पहले नहीं बता सकी, लेकिन मैं आपको कुछ अहम बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर अलबिलगी साहब को बाहर जाने का इशारा करती है। साहब के जाने के बाद सिरमा कहती है, आप समझ रही हो कि इस सब के पीछे तैमोगे था, लेकिन असल में इसके पीछे आरिक बुका था। उनका असल हदफ उमर कबीला नहीं है, बल्कि सरदार आला अर्तुल साहब और आप हैं। दूसरी तरफ बरके खान अपने खेमे में दाखिल होते हुए कहता है, फ़ौरन क्यात को यहाँ लाओ। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। फिर बरके खान अपने आप से बातें करते हुए कहता है,
तो वो जहर तुम थे जो हमें अंदर से खा रहा था। इतने में सिपाही वापस आकर कहता है, क्या चला गया है मेरे खान? बरके खान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो हवा में गायब हो गया है? सिपाही कहता है, आखिरी बार उसे आपके खेमे में दाखिल होते हुए देखा गया था, तब से उसे किसी ने नहीं देखा। बरके खान खड़ा होकर कहता है, क्या वो मेरे खेमे में आया था? दूसरा सिपाही कहता है, वो कह रहा था कि आपके हुक्म पर यहाँ आया है, इसलिए हम उसे कुछ न कह सके। बरके खान कहता है, मैंने उसे हुक्म नहीं दिया था। यह कहकर वो अपने संदूक की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ बिल्गे कहती है, वो क्या चाहते हैं? सिरमा कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी। यह कहकर सिरमा उसके चेहरे पर जहर फेंक देती है और कहती है, तुम ये जहर निगलोगी बिल्गे खातून, तुम मुझे जलाना चाहती थी, अब तुम जलते हुए मरोगी। इस तरह बिल्गे नीचे गिर जाती है। फिर सिरमा कहती है, पहले तुम और फिर अर्तुल, तुम दोनों कब्र में एक दूसरे से मिलोगे। इस तरह बिल्गे सिरमा को खंजर मारने के बाद गिरकर बेहोश हो जाती है। मैंगो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो जहर की शीशी देकर कहती है, इन्हें जहर दिया गया है, इन्हें फ़ौरन काई कबीले में आरतुक साहब के पास ले जाओ। यह सुनकर सिपाही बिल्गे को उठाकर चल पड़ते हैं, जबकि सिरमा का यहाँ खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ आरतुक साहब दोबारा बरके खान के पास पहुँच जाते हैं और सलाम के बाद पूछते हैं, क्या कोई मसला है बरके खान? बरके खान कहता है, हाँ आरतुल साहब, सबसे बड़ा मसला, वो गद्दार खुफिया कागजात निकाल कर ले गया है जो मैं आपको देने वाला था। आरतुल साहब पूछते हैं, उन कागजात में क्या था बरके खान? बरके खान कहता है, उसमें मेरी फ़ौज और मेरे ख़जाने की मालूमात थी और मेरे जासूसों के नाम थे। इसके अलावा लागू खान के ख़िलाफ़ हमारी जंग की मनसूबाबंदी की तफसीलात भी उनमें लिखी हुई थी। अगर वो कागजात लागू खान के हाथ लग गए तो हमारी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आरतुल साहब कहते हैं, तो फिर हमें लाजमी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो इस इलाके से भागने में कामयाब हो जाए। हम इस जंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म नहीं होने देंगे। फिर बरके खान अपने कमांडर को कहता है, फ़ौरन सिपाही इकट्ठे करो और उन्हें चारों तरफ रवाना कर दो, वो हर जगह की तलाशी लें। इसके बाद बरके खान और आरतुल साहब भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरिक बुका एक गार में बैठा हुआ था। इतने में क्यात वहाँ पहुँचता है और कहता है, तुम्हें ज़िंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई आरिक बुका। बरके खान और आरतुल को मेरी असलियत का पता चल गया है। आरिक बुका कहता है, यकीनन उन्हें पता चल गया है, और वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। यह कहकर आरिक बुका उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, तुम कई सालों तक बरके खान के साथ रहे और अब जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम बेनकाब हो गए। तुम्हारी वजह से हमारे सारे मंसूबे तबाह हो गए। अब हमें तुम जैसे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में क्यात कहता है, मैं बरके खान के तमाम खुफिया कागजात साथ ले आया हूँ, उनके मंसूबे तबाह हुए हैं, हमारे नहीं। यह सुनकर आरिक बुका उसकी गर्दन से खंजर हटा लेता है। फिर क्यात कहता है, इन कागजात में बरके खान की फ़ौज, उसके जासूस और जंग की तैयारियों की तफसीलात लिखी हुई हैं। आरिक बुका कहता है, हमें ये कागजात लेकर फ़ौरन लागू खान की तरफ जाना होगा। क्यात कहता है, अर्तुल और बरके खान हमारी तलाश में होंगे। पहले हम उन्हें धोखे से गलत सिमत की तरफ ले जाएंगे और फिर उनके लिए एक बड़ा जाल बिछाएंगे। दूसरी तरफ बरके खान और अर्तुल साहब अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए थे। दूसरी जानिब काई कबीले का ढोल बजता है। इस बिल्गे को घोड़ा गाड़ी पर काई कबीले में लाया जा रहा था ताकि उसका इलाज हो सके। फिर आयमा खातून पूछती हैं, क्या हुआ है बिल्गे खातून को? मैंगो कहती है, सिरमा खातून ने इनको जहर दे दिया है। यह सुनकर आयमा खातून कहती हैं, इन्हें फ़ौरन शिफा खेमे में ले जाओ। फिर सिपाही बिल्गे को उठाकर शिफा खेमे की तरफ बढ़ जाते हैं। खेमे के अंदर मैंगो हकीम आरतू को जहर की शीशी देती है, जिसे सूंघकर हकीम आरतू कहता है, यह मंगोलों का बना हुआ जहर है, यह आमतौर पर जानलेवा साबित होता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और बरके खान के सिपाही गद्दार के हाथ की तलाश में थे और कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अर्तुल साहब कहते हैं, इस रास्ते पर कोई निशान नहीं है, मेरे ख्याल में उन्होंने ये रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। बरके खान कहता है, मेरे सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं, वो उन्हें ढूंढ लेंगे। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरकर बरके खान को बताता है कि हमने कुछ आदमियों को मशरिक में खुफिया रास्ते की तरफ जाते हुए देखा है, उनके चेहरे ढके हुए थे।
बरके खान कहता है, लाजमी वो क़ियादत के आदमी होंगे और खुफिया रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। अरतुगरुल साहब कहते हैं, हो सकता है वो हमें धोखा देने के लिए नज़र आए हों और असल में वो मुखालिफ सिमत की तरफ जा रहे हों। बरके खान कहता है, हम दोनों तरफ जाएंगे अरतुगरुल साहब, आप मगरिब की तरफ चले जाएं और हम मशरिक़ की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद वो दो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय की बिल्ली में बिलगे का इलाज जारी था। हकीम अरतुग कहता है, जहर इनके जिस्म में फैल गया है, हमें लाजमी इनको उल्टी करानी होगी। फिर वो एलियन खातून को हदायत देते हैं कि उल्टी के लिए दवा तैयार करो। थोड़ी देर बाद एलियन खातून दवा तैयार करके ले आती है और इस बिलगे को पिलाने लगती है। दूसरी तरफ अरतुगरुल साहब और उनके सिपाही मगरिब की तरफ चले गए थे। वहाँ कुछ आदमी छुपे बैठे थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, उनके साथ आरिक बुका नहीं है सरदार, और ना ही कोई तीरंदाज है। अरतुगरुल साहब कहते हैं, अगर वो इस रास्ते से नहीं भाग रहे तो हमें पता लगाना होगा कि वो किस तरफ से समुद्र पार करेंगे। फिर अरतुगरुल साहब कहते हैं, बामसी तुम जानते हो कि क्या करना है, मैं उनके सामने जा रहा हूँ। यह कहकर अरतुगरुल साहब खड़े हो जाते हैं और बाकी सिपाही तीर कमान लेकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह एक मंगोल के अलावा सब मारे जाते हैं। उसको जानबूझकर जख्मी किया गया था। फिर अरतुगरुल साहब उससे पूछते हैं, बताओ क़ियादत और आरिक बुका कहाँ से भागने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वो आदमी कहता है, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर अरतुगरुल साहब तीर को पकड़ कर घुमाते हैं, जिसके बाद वो आदमी कहता है, वो इस तरफ से नहीं बल्कि मशरिक़ की तरफ से भागने का इरादा रखते हैं और उन्होंने बरके खान के लिए जाल बिछाया है। बरके खान अपने ही आदमियों के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद अरतुगरुल साहब कहते हैं, वो बरके खान को मारने वाले हैं बामसी, हमें फ़ौरन उन्हें बचाना होगा, चलो चलें। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बरके खान अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था। एक जगह वो अपने दो सिपाहियों को देखकर रुक जाता है और घोड़े से उतरकर आगे आ जाता है। फिर वो एक सिपाही से पूछता है, क्या तुम्हें क़ियादत का यहाँ कोई निशान मिला? सिपाही कहता है, हाँ मेरे खान। बरके खान पूछता है, कहाँ? इतने में क़ियादत सामने आते हुए कहता है, बिल्कुल तुम्हारे सामने बरके खान। फिर क़ियादत कहता है, तुमने जितने सिपाही मेरे पीछे भेजे थे वो सब मारे गए हैं बरके खान, अब तुम्हारी बारी है। बरके खान कहता है, गद्दार, कई सालों से मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा। मैंने तुम्हें वो चीज़ें दी जो दूसरे तमाम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थीं। तुम तो शैतान से भी ज़्यादा बदतर निकले। क़ियादत कहता है, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ मेरे खान और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ वफादार हूँ। अब तुम्हें पता चला कि हम कितने ताकतवर हैं। बरके खान कहता है, तुमने अहद किया था कि मेरे लिए अपनी जान दोगे, अब ऐसा ही होगा, लेकिन दुश्मनों के हाथों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से। तुम्हारी मौत मेरी तलवार से होगी। इतने पर यकीन मत हो बरके खान। फिर आरिक बुका कहता है, शायद तुमने आरिक बुका का नाम सुना होगा, लेकिन अब तुम जान जाओगे कि मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा सकता। बरके खान कहता है, जालिम कुत्तो, जब तक हमारे पास तलवारें हैं और हमारे कंधों पर हमारे सर कायम हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, बल्कि सिर्फ जुर्रत है, गुलामी नहीं सिर्फ शहादत।